आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द बजरंग झा। मैं हूं आपका दोस्त और आपका हमसफर मिस्टर बजरंग। दोस्तों यकीन मानो यह वीडियो आपके बिहार बोर्ड 12वीं की परीक्षा में हिंदी की तैयारी को प्रशस्त करेगी, कालजयी करेगी और ऐसी बनाएगी कि आप फौलाद बन जाएंगे। ऐसे चैप्टर वाइज गद्य खंड के पूरे 13 पाठ को तोड़ कर रख देते हैं कि इसमें से आने वाले किसी भी क्वेश्चन को आप पलक झपकते उखाड़ फेंकेंगे, उसके पूर्ण रूपेण विजेता आप बन जाएंगे। तो बिना लेट लतीफी किए हुए आइए हम लोग संपूर्ण पात्र और उसकी विस्तृत व्याख्या को देखते हुए पूरे पाठ को बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्टिव भी बनेंगे, सारांश भी लिख पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे। दिगंत भाग 2 गद्यखंड पाठ 1 से लेकर पाठ 13 तक। एक जरूरी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा, ये हमारा अपने मेहनत से बनाया गया कंटेंट है और ये एक कॉपीराइटेबल कंटेंट होगा। इसकी कोई नकल करने की कोशिश नहीं करेंगे, इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके इसे तैयार किया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने सदाबहार नगमों को, जिसका नाम है दिगंत भाग 2 गद्यखंड पाठ 1 से 13 संपूर्ण पात्र एवं विस्तृत व्याख्या। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं जैसा कि हम लोगों का प्रथम पाठ का नाम क्या है, बातचीत। और ये बातचीत क्या है, तो ललित निबंध है, यानी कि सुंदर सा निबंध। पूछ देगा कि बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है, बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है ना। तो 4 ऑप्शन रहते हैं कि निबंध, नाटक, एकांकी, कहानी। तो आपको क्या जवाब देना है, निबंध। ये जो है निबंध है, बातचीत है कि नहीं। बातचीत क्या है, तो बातचीत एक निबंध है बच्चों, ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए बताता चलो कि इसके लेखक हैं बातचीत पाठ के कौन, बालकृष्ण भट्ट। इनका जन्म 1844 और मृत्यु जो है वो 1914 ईस्वी में हुआ था। इनका निवास प्रयाग उत्तर प्रदेश रहा है। इनका निवास जो है वो प्रयाग उत्तर प्रदेश रहा है और जन्म भी वहीं हुआ, प्रयाग उत्तर प्रदेश, प्यारे बच्चों, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे हम लोग जानेंगे कि विशेष रूप से इनके बारे में यह जानिए कि रामचंद्र शुक्ल जो कि बहुत बड़े लेखक रहे हैं, उन्होंने इन्हें अंग्रेजी के स्टिल से तुलना की है। अंग्रेजी के जो स्टिल रहे हैं उससे बालकृष्ण भट्ट की तुलना किया है कि जैसे अंग्रेजी नाटक, निबंध वगैरह लिखने में स्टिल साहब अच्छे रहे हैं, वैसे ही जो है बालकृष्ण भट्ट का भी हिंदी में स्थान आता है, ठीक है। रामविलास शर्मा ने इन्हें जातीय चेतना का लेखक कहा है ना, और एक बहुत बड़ा आलोचनाकार भी इन्हें कहा है। तो आलोचनाकार किसने कहा है इन्हें, आलोचनाकार इन्हें किसने कहा है, तो इसका जवाब होगा रामविलास शर्मा। और जातीय चेतना के लेखक भी किसने कहा है, तो रामविलास शर्मा ने ही कहा है। और स्टिल की श्रेणी में इन्हें किसने रखा है, इन्हें जो है स्टिल की श्रेणी में किसने रखा है, तो इसका जवाब आप बताएंगे कि रामचंद्र शुक्ल ने जो है बालकृष्ण भट्ट को स्टिल और एडिसन से भी तुलना की है। किसने, स्टिल और एडिसन से किसने तुलना की, तो रामचंद्र शुक्ल ने। अच्छा, अब देखिए इस पाठ में, बातचीत पाठ में जो प्रमुख नाम आ रहे हैं और उनके बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए। तो वो एडिसन का नाम है। तो प्रश्न पूछता है कि बातचीत के विषय में एडिसन का क्या मानना है, बातचीत के बारे में एडिसन का क्या मानना है ना। तो इसका आप जवाब कहेंगे कि उन्होंने कहा है, एडिसन ने कहा है कि असल बातचीत जो होती है, असली बातचीत या असल बातचीत, वो सिर्फ 2 में ही हो सकती है। 2 ही लोगों में असली बातचीत हो सकती है। सब दोनों आपस में एक दूसरे का दिल का जो दुख होता है या दिल की जो खुशियाँ होती है, उद्गार होता है, उस सबको वो बता पाते हैं। जैसे ही 2 से अधिक लोग होगा तो सही से बातचीत नहीं होगी, है कि नहीं। तो एडिसन का क्या मानना है कि असली बातचीत जो है सिर्फ 2 लोगों में होती है। अच्छा, बेन जॉनसन ने क्या कहा है बातचीत के बारे में, ये भी जानना जरूरी है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो बेन जॉनसन ने कहा है, बोलने से मनुष्य के साक्षात्कार का पता चलता है, या ऐसे कह सकते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का, बोलने से ही मनुष्य के रूप का क्या होता है, तो साक्षात्कार होता है। मतलब हुआ कि जब इंसान बोलता है तभी उसके बारे में पता चल पाता है कि वो इंसान कैसा है, सही है कि गलत है, गुण वाला है कि अवगुण वाला है। ये सब तभी पता चलता है जब इंसान जो है कुछ बोलता है। नहीं बोले तो पता ही नहीं चलेगा इंसान के बारे में। तो ध्यान रखिए कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1844 और मृत्यु 1914 में हुआ है ना। इनके बारे में पूछ देता है जन्म मृत्यु। इनका निवास या जन्म स्थान जो है प्रयाग उत्तर प्रदेश रहा है, ठीक है। और रामचंद्र शुक्ल ने जो है इन्हें स्टिल की श्रेणी में रखा है और एडिसन की भी श्रेणी में रखा है, रामचंद्र शुक्ल ने। और रामविलास शर्मा इन्हें जातीय चेतना का लेखक कहा है और महान आलोचनाकार भी कहा है ना। प्रमुख नाम जो इस पाठ में है वो एडिसन का है। और पूछ देगा कि एडिसन ने क्या कहा है बातचीत के बारे में, तो कहिएगा असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों में ही हो सकती है, नहीं तो वो बातचीत नहीं रहेगा, मजाक हो जाएगा, खेल हो जाएगा। जब 10 लोग जब मिलता है, जानते हो ना कैसा हो जाता है, बातचीत का स्थिति नहीं रहता है कि नहीं। अब बेन जॉनसन का क्या कहना है बातचीत के बारे में कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। मतलब क्या, जब इंसान बोलते हैं तभी इंसान के बारे में पता चल पाता है कि वो क्या है और क्या नहीं है। अब प्यारे बच्चों, सीधे हम आते हैं विस्तृत सारांश एवं पात्र चर्चा पर। तो देखिए, यह निबंध मनुष्य की वाक शक्ति पर आधारित है। वाक शक्ति माने बोलने की शक्ति, बातचीत करने की शक्ति को ही वाक शक्ति कहते हैं। यह निबंध तो है, ये ललित सुंदर सा निबंध है। तो यह निबंध मनुष्य की वाक शक्ति पर आधारित, सारांश में बता रहा हूँ, बातचीत करने की शक्ति पर आधारित। भट्ट जी जो है, बालकृष्ण भट्ट, वो कहते हैं कि यदि मनुष्य बोल नहीं पाता तो यह दुनिया गूंगी होती,
दुनिया लगती कि गूंगा गूंगा है सब। बातचीत के पात्रों की संख्या के अनुसार इसके स्वरूप बदलते हैं। बातचीत में जितना आदमी बढ़ जाएगा उस हिसाब से बातचीत का रूप बदल जाता है ना, ये भी उन्होंने कहा। जब दो लोग होते हैं तो वे अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं, है कि नहीं। ये सब 2 3 4 ये सब ध्यान रखना है। 3 लोगों की बातचीत अंगूठी में जरे नगीने की तरह होती है। जैसे एक अंगूठी होता है, उसमें छोटा सा पत्थर लगा होता है, नगीना, है ना। तो या नगीना मान ले छोटा सा लगा हुआ है, पत्थर लगा हुआ है कोई भी, तो पत्थर तो छोटा सा है लेकिन अंगूठी बड़ा सा है, यानी क्या इसका मतलब हुआ 3 लोगों की बातचीत अंगूठी में जरे नगीने की तरह होता है। मतलब क्या, नहीं के बराबर थोड़ा सा बातचीत हुआ 3 लोगों के पास साथ जो बातचीत होगी उसमें लोग सही से दिल की बात रख नहीं पाएंगे, है ना, जो सीमित और औपचारिक ही बात हो पाएगी। और 4 लोगों की बातचीत केवल औपचारिकता है ना, औपचारिकता मैंने क्या, नाम के लिए खड़ी बातचीत, ध्यान रखिएगा। 2 लोग के बीच में जो बातचीत होती है वहाँ पर दिल एक दूसरे के सामने रख पाते हैं, है ना। लोगों की संख्या बढ़ने घटने से ही भी बातचीत का स्वरूप भी बदलता है, वो इसमें कहते हैं, है कि नहीं। क्या कहते हैं कि 2 लोगों के बीच की बातचीत सबसे अच्छी होती है, जैसा कि एडिसन ने भी कहा है ना। वो अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। 3 लोगों की बातचीत अंगूठी में जरे नगीने की तरह होती नहीं, हल्का सा बातचीत हो, अच्छा बातचीत नहीं हुआ, सीमित होता है वो। और 4 लोगों की जो बीच की जो बातचीत होती है वो क्या होती है, तो औपचारिकता ही होती है, कहने के लिए सिर्फ बातचीत, इसका मतलब ये होगा। और उससे अधिक होने पर, यानी 4 से अधिक लोगों की जो बातचीत होती है, इसे भी कह सकते हैं, वो राम रमोवल कहलाती है, राम रमोवल बन जाती है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है 4 से अधिक लोगों के बीच की बातचीत को क्या कहते हैं, या क्या बन जाता है, राम रमोवल बन जाता है 4 से अधिक लोगों की बातचीत। 2 लोगों के बीच की बातचीत को किसने कहा है कि असल बातचीत है, तो एडिसन ने कहा है। उसमें क्या होता है, एक दूसरे के सामने बात अच्छी तरह से लोग रख पाते हैं, है कि नहीं। अच्छा, यूरोप के आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की चर्चा करते हुए लेखक कहते हैं कि वहाँ लोग ऐसी चतुराई से बात करते हैं कि कानों को अत्यंत सुख मिलता है। अब देखिए इसी में एक क्वेश्चन घुमा करके पूछ देता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों बता देना, यूरोप के लोगों में बातचीत करने का एक कला होता है, बड़ी चतुरता से, बड़े चतुराई से जो है वो अपने बात को रखते हैं, है ना, जिससे कि सुनने वाले को बड़ा अच्छा लगता है ना। तो यूरोप के लोगों में बातचीत करने के इसी हुनर को, है ना, देखते हो ना यूरोप के लोग, अमेरिका इंग्लैंड के लोग कितना बीच बीच में बोलते हैं थैंक यू, एक्सक्यूज मी, गुड मॉर्निंग, तो सुनने में लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं। तो यूरोप के लोगों में बातचीत करने का एक विशेष हुनर होता है, जिससे कि जो कि सुनने में लोगों को बड़ा ही सुंदर लगता है। इसी बातचीत की कला को हम क्या बोलते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन करते हैं। 2 मार्क में पूछ देता है बिहार बोर्ड, समझ गए ना, तो तैयारी रखना है इसका। चलिए, अब अंततः लेखक संदेश देते हैं कि सबसे उत्तम बातचीत आत्म वार्तालाप है, यानी अवाक होकर अपने आप से बात करना है, तो हम चुप होकर के अवाक होकर अपने आप से स्वयं से बात करना, या आत्म वार्तालाप, खुद से बात जब आप करिएगा तो आप सोच पाइएगा हमने क्या गलती किया भर दिन में, क्या सही किया, है ना। तो लेखक का मानना है, एडिसन का तो मानना है असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों के बीच में होती है कि नहीं। बेन जॉनसन का मानना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। लेकिन लेखक का अपना क्या मानना है बातचीत के बारे में। लेखक का संदेश है कि सबसे उत्तम बातचीत है, उत्तम बातचीत की जब बात उठती है तो आत्म वार्तालाप है, यानी अपने आप से बात करना, अवाक होकर अपने आप से बात करना, या आत्म वार्तालाप वही हुआ, वो है सबसे अच्छी बातचीत, जहाँ व्यक्ति खुद से बात करना सीखता है ताकि वह क्रोध और वाणी पर नियंत्रण करे, सोचेगा क्या सही क्या गलत बात किया, तो इससे वो सीखता है कि नहीं। तो ये हो गया बातचीत पाठ का सारांश, एकदम सुपर मैंने बना दिया है सारांश आप लोगों के लिए, एकदम दिमाग लगा के मैंने बनाया है। इससे ज़्यादा यदि सारांश पूछे बातचीत पाठ का तो आपको लिखना नहीं है, और इसी को अपने भाषा में भी आप लिख सकते हैं। ये याद रखिएगा, खाली 2 लोगों के बीच की बातचीत को किसने क्या कहा है, 3 लोगों के बीच की बातचीत क्या होती है, 4 लोगों के बीच की बातचीत, ये सब लिख दीजिएगा तो हो गया। वाक्शक्ति ना हो तो हमें क्या होगा, है ना, ये सब यदि ध्यान रहेगा तो समरी सारांश लिखना होगा, आराम से लिख सकते हैं आप, है ना। रामविलास शर्मा ने क्या कहा है इनको, बालकृष्ण भट्ट को, है कि नहीं। उसके अलावा जो है रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, किससे तुलना की है, स्टील से तुलना की है, ये सब। चलिए थोड़ा सा और जानते हैं इस पाठ के बारे में, सारांश तो नहीं लेकिन कुछ जानकारी हम लोग इस पाठ का और थोड़ा सा ले लेते हैं, है कि नहीं। उसके बाद फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे इसमें। कि बातचीत पाठ में लेखक बालकृष्ण भट्ट ने रॉबिन्सन क्रूसो का उदाहरण देकर मनुष्य के जीवन में बोलने और बातचीत के महत्व को समझाया है इस पाठ में। इस पाठ में बातचीत क्या है, कितनी जरूरी चीज़ है, इसको समझाने के लिए रॉबिन्सन क्रूसो का चर्चा किया है। एक व्यक्ति रॉबिन्सन क्रूसो का चर्चा किया है ना। लेखक इसके माध्यम से निम्नलिखित बातें बताना चाहते हैं, इसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बस सुन लीजिए। रॉबिन्सन क्रूसो एक ऐसा व्यक्ति था जिसे 16 वर्षों तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला, जंगले में रहा, समझे कि नहीं। रॉबिन्सन क्रूसो इस पाठ में उन्होंने कहा है तो नहीं बन, लेकिन कहानी बता रहे हैं। वह जंगली जानवरों के बीच रहा जिससे वह बोलना लगभग भूल चुका था, है कि नहीं। इसमें लेखक यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि यदि मनुष्य में वाक शक्ति यानी कि बोलने की शक्ति ना होती तो यह दुनिया गूंगी प्रतीत होती, कोई किसी को कुछ कह नहीं पाता, है कि नहीं। सब चुप रहता, कोई अपना दुख सुख एक दूसरे के सामने में इजहार नहीं कर पाता, है कि नहीं। अच्छा, भट्ट जी के अनुसार जब रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष बाद, 16 वर्ष जंगल में रहा रॉबिन्सन क्रूसो, 16 वर्ष बाद फ्राइडे के मुंह से एक बात सुनी। किसके मुंह से बात सुनी, तो फ्राइडे के मुंह से जो है उन्होंने बात सुनी, है ना। भट्ट जी के अनुसार रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के बाद फ्राइडे के मुंह से जो है एक बात सुनी। तब उसे एहसास हुआ कि वह भी एक इंसान है, नहीं तो वो अपने आप को जानवर समझ लिया था, है कि नहीं। बोलता ही नहीं था, चुप रहता था जानवर सब की तरह। इससे यह सिद्ध होता है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का असली साक्षात्कार होता है। नहीं, बोलने से ही पता चलता है इंसान है कि वो जानवरी लक्षण के साथ जानवर जैसा हो गया है या क्या हो गया। अच्छा, एक बात और जान लीजिए, बातचीत के माध्यम से ही मनुष्य के मन का मवाद, यानी मन में जो पीड़ा कष्ट रहता है या धुआं जो रहता है मन के अंदर, मवाद या धुआं, है ना, वो निकल कर बाहर जाता है।
किसकी तरह, भाप की तरह निकल जाता है। जब लोग बातचीत करते हैं तो मन के अंदर जो मवाद रहता है, कष्ट, पीड़ा या धुआं, मन के अंदर जो कष्ट, पीड़ा, उसी को मवाद या धुआं कहा गया, वो कैसे निकल कर बाहर चला जाता है, भाप की तरह। हमने नहीं लिखा इसमें, लेकिन बता देते हैं, भाप की तरह निकल कर बाहर चला जाता है। और बातचीत करने से क्या होता है, मन में जो भी दुख कष्ट रहता है तो मन को थोड़ा हल्कापन, बोझ उसका उतर जाता है, हल्का हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है मन, समझे ना। इसलिए बातचीत जो है भगवान के द्वारा दिया गया बहुत बड़ा वरदान है कि नहीं। यदि लोग बातचीत नहीं कर पाते तो हर दुख सुख को साझा नहीं करते और बोझ का बोझ बना रहता और दुनिया पूरा गूंगा प्रतीत होता है कि नहीं। ठीक है, लेखक रॉबिन्सन क्रूसो का उदाहरण देकर यह संदेश देना चाहते हैं कि बिना बातचीत के मनुष्य का जीवन निरस और पशुवत हो जाता है, यानी कि पशु के समान हो जाता है। माने जिंदगी में तब जो है रस ही नहीं रह पाता है कि नहीं, पशुवत यानी पशु के समान हो जाता है। बातचीत ही वह माध्यम है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है और हमारे व्यक्तित्व को निखारती है, हमारी जो पर्सनैलिटी है ना उसको, उसमें चार चांद लगा देती है बोलने से। अब जितना अच्छा आप बोले उस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे कहलाएंगे। इतना बात जब आप ध्यान से सुन लेंगे प्यारे बच्चों, तो आप जानते हैं आप तो हीरो हो जाएंगे बातचीत पाठ के, है कि नहीं। और गजब से इतने चीज़ों को आप ध्यान से देख लीजिए। जाते जाते इस पाठ से निकलने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चंद बातें बता देता हूँ और यहीं पर बता देता हूँ, इस जगह पर मैं बता देता हूँ। देखो बच्चों, बालकृष्ण भट्ट जो हैं, जो कि बातचीत पाठ के लेखक हैं, उनके पिताजी का नाम क्या था, तो बेनी प्रसाद भट्ट था। क्या नाम था, बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, बेनी प्रसाद भट्ट उनके पिताजी का नाम था। ठीक है, और आपको बताता चलूँ उनके माता का नाम पार्वती देवी। उनके पिताजी जो बेनी प्रसाद भट्ट थे, है ना, वो एक व्यापारी थे। क्या थे, एक व्यापारी थे। और उनके मरने के बाद उस व्यापार में जो है बालकृष्ण भट्ट ने भी अपना योगदान दिया। उन्होंने भी बाद में जो है व्यापार को आगे बढ़ाने का काम किया, क्योंकि वो बहुत बड़े व्यापारी थे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है इस निबंध के बारे में कि उनके माता पिता क्या थे, समझ गए। तो अब हम इतना लिखना नहीं है, आप समझ लीजिए। जैसे कि पूछ देता है कि रॉबिन्सन क्रूसो जो है वो कितने दिन के बाद लोगों के मुंह से बात सुना, तो 16 वर्ष के बाद। किसके मुंह से जो है उसने बात सुना, तो फ्राइडे के मुंह से उसने बात सुना सबसे पहले रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष में जंगल रहने के बाद, है कि नहीं। आइए अब हम दूसरे पाठ की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पाठ हमारा है उसने कहा था। प्यारे बच्चों, ये कहानी है, तो सवाल है कि उसने कहा था कि लेखक कौन है, तो उसने कहा था कि लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनका जन्म 1883 और मृत्यु 1922 ईस्वी में हुआ था। जन्म इनका जयपुर में हुआ था और मूल निवास जो है, राइटर का पूछ देता है कि जन्म कहाँ हुआ, निवास स्थान कहाँ है कि नहीं। तो उनका तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म भी जहाँ हुआ प्रयाग में, उत्तर प्रदेश, और वहीं जो है उनका निवास स्थान भी रहा। लेकिन इनमें क्या है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था, जो कि कहानी है, इसके जो लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनका जन्म जो है वो जयपुर में हुआ। हालांकि मूल निवास इनका जो है गुलेर, हिमाचल प्रदेश रहा है। ठीक है, और विशेष इनके बारे में जानिए। हिंदी कहानी का मील का पत्थर इस कहानी को जाना जाता है। उसने कहा था, जो पाठ है उसको हिंदी कहानी के क्षेत्र में इसे मील का पत्थर माना गया, यानी क्या, हिंदी कहानी के आगे बढ़ने का सबसे बड़ा सफलता का रास्ता इसे माना गया, इस कहानी को, है ना। बहुत पुरानी कहानी है। चलिए, तो इनका जन्म कहाँ हुआ, जयपुर में, और निवास कहाँ है इनका, गुलेर, हिमाचल प्रदेश। और इसीलिए इन्होंने अपने नाम में, चंद्र शर्मा ने गुलेर नाम से गुलेरी अपने नाम में जोड़ लिया, है कि नहीं। चलिए, महत्वपूर्ण पात्र जो इस हिंदी कहानी में है उसने कहा था मैं, वो सुन लीजिए। तो महत्वपूर्ण पात्र जो है वो एक लहना सिंह है, कहानी का नायक है ये, यानी इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है, मेन किरदार है, वो लहना सिंह है। वो जमादार रहता है, क्या रहता है, जमादार। 77 सिख राइफल्स का जमादार रहता है। जैसे फौजी लोग होता है ना, तो उसका अपना नाम होता है, नंबरिंग होता है। वैसे जमादार जो ही रहते हैं पुलिस में, विभाग में जमादार, तो उसका नंबर क्या रहता है, 77 सिख राइफल्स। नाम क्या रहता है, 77 सिख राइफल्स। 77 पूछ देगा कि लहना सिंह का नंबर क्या था, 77, है ना। वह निस्वार्थ प्रेमी और वीर सिपाही है। वह निस्वार्थ प्रेमी है, यानी प्रेमी तो है, किसी से प्रेम तो करता है, एक लड़की से प्रेम तो करता है लहना सिंह, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा स्वार्थ नहीं है, उसको वीर सिपाही। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण पात्र है इसमें लहना सिंह, है ना। क्या है, तो कहानी का नायक है, 77 सिख राइफल्स का जमादार भी। अच्छा, उसके बाद दूसरा कैरेक्टर जो सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर है इसमें, वो सूबेदारनी। सूबेदारनी का नाम रहता है होरा। क्या नाम है, होरा। लहना का बचपन का प्रेम है वो, जो अब सूबेदार की पत्नी हो गई है। एक सूबेदार रहते हैं जिनका नाम हजारा सिंह रहता है, उसकी वो पत्नी बन जाती है सूबेदारनी होरा, है ना। जबकि लहना सिंह का बचपन का वो प्रेम है ना। लहना सिंह जो है जमादार, ऊपर में आप देख रहे लहना सिंह, उसका वो जो है ना बचपन की प्रेमिका रहती है ना। लेकिन बाद में वो सूबेदार हजारा सिंह से शादी कर लेती है। अच्छा, सूबेदार हजारा सिंह कौन है, तो सूबेदारनी का पति है, यानी कि होरा का पति है, और लहना का सीनियर अधिकारी है। सूबेदार जो होता है वो जमादार से बड़ा होता है कि नहीं, तो उसका सीनियर अधिकारी हो गया, हजारा सिंह का सीनियर अधिकारी हो गया, है कि नहीं। सूबेदार मतलब आप बड़ा अधिकारी होते हैं पुलिस क्षेत्र में। और बोध सिंह नहीं, ये बोधा सिंह आप ध्यान रख सकते हैं। तो वैसे कुछ जगहों पर इन्हें बोध सिंह भी कहा गया है। तो बोधा सिंह जो है वो हजारा सिंह जो है सूबेदार, और उसकी जो पत्नी है सूबेदारनी होरा, उसका बेटा रहता है। ठीक है, बोधा सिंह कौन है, तो हजारा सिंह जो कि सूबेदार है,
और सूबेदारनी जो हुरा है उसका बेटा क्या कौन है, बोधा सिंह, जो हमेशा बीमार रहता है, कमजोर रहता है। एक है वजीरा सिंह, ये पलटन का विदूषक रहता है। ये क्या हुआ पलटन का विदूषक, ये आप समझे नहीं होंगे, मैं बता देता हूँ। जैसे फौजी का एक ग्रुप होता है ना, बटालियन पूरा, एक जगह पर एक आवास में का एरिया है पूरा, पुलिस का जो एक क्षेत्र है वहाँ पर पूरे पुलिस जो एक साथ रहते हैं झुंड, तो उसी को बटालियन हिंदी में पलटन कहते हैं। तो पुलिस का जो पूरा हुजूम एक जगह का था, उसका विदूषक यानी क्या, उसको हंसाने खिलाने वाला है ना, उसमें एक जोकर टाइप का जो होता है, जोकर सबको हंसाते रहने वाला, उसी को कहते हैं हिंदी में विदूषक। तो पलटन जो रहता है बटालियन, उसका विदूषक यानी उसका जो है हंसाने वाला, सबको हंसाने वाला, सब फौजी सबको, वही रहता है वजीरा सिंह, है ना, जो युद्ध के तनाव के बीच सबको हंसाता रहता है। जो युद्ध चलता रहता है लेकिन सब टेंशन में रहता है कि युद्ध में क्या होगा क्या नहीं होगा, सब फौजी। लेकिन ये जो है, चाहे सूबेदार हजारा सिंह हो या फिर जमादार लहना सिंह हो, सब परेशान रहता है, चिंतित रहता है। या फिर बोधा सिंह हुआ, सूबेदार हजारा सिंह का, और जो है उसकी पत्नी जो रहती है सूबेदारनी होरा, उसका बेटा, ये सब परेशान रहता है। लेकिन सबको जो है वो हंसाने का काम करता है। पलटन का बटालियन का विदूषक रहता है, हंसाने वाला जो कर रहता है, जो युद्ध के तनाव के बीच सबको हंसाता रहता है। और साथ ही साथ एक बात और जान लीजिए कि वजीरा सिंह जो है ना, ये लहना सिंह का दोस्त भी रहता है। जो जमादार लहना सिंह है उसका दोस्त भी रहता है। ठीक है, तो इस सब चीज को आपको जानना हो। अब क्या है, इस पाठ के लिए अब विस्तृत एक सारांश भी मैंने दे दिया है आपके लिए, छोटा ही बनाया हूँ, कोई ज्यादा बड़ा नहीं। आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगी। कहानी की शुरुआत अमृतसर के बाजार से होती है। ये जो उसने कहा था कहानी है, इस कहानी की शुरुआत अमृतसर के बाजार से होती है, जहां 12 साल का लहना, यानी लहना सिंह जो है 12 साल का रहता है, जो जमादार बन जाता है बाद में, है ना, और 8 साल की लड़की जो है, जो कि सूबेदारनी बन जाती है बाद में, होरा, वो मिलते हैं। लहना उससे बार बार पूछता है, तेरी कुरमाई हो गई, तेरी सगाई हो गई। पहले समय में क्या होता था कि बचपन में ही शादी कर दी जाती थी बच्चों की, है ना। तो दरअसल होता क्या है कि अमृतसर के बाजार से कहानी की शुरुआत होती है। और अमृतसर के बाजार में एक बैम्बू कार्ट जाती रहती है, यानी कि एक घोड़ा गाड़ी जाती रहती है, तांगा कहते हैं ना, तांगा, उसी को इंग्लिश में बैम्बू कार्ट कहते हैं। तो बैम्बू कार्ट जाती रहती है। तो ये लड़की जो 8 साल की रहती है, होड़ा, है ना, ये होड़ा लड़की जो है, ये बैम्बू कार्ट में प्रवेश करने वाली होती है, यानी उस अंदर में दब जाने वाली होती है तांगा के नीचे। लेकिन क्या होता है कि जो लहना सिंह रहता है 12 साल का लड़का, उस 8 साल की उस होड़ा को क्या करता है, उसमें आने से बचा लेता है, तांगा में आने से। और उसके बाद दोनों में थोड़ा सा प्यार हो जाता है। उसके बाद लहना उससे बार बार पूछता है कि तेरी कुरमाई हो गई, तेरी सगाई हो गई। और लड़की शर्म से क्या कहती है, धत कहकर भाग जाती है हर जगह, है कि नहीं, हर स्थिति में भाग जाती है बार बार। चूंकि कभी दूध के दुकान पे मिलते हैं, कभी किराना की दुकान पर आपस में मिलते हैं, हमेशा लहना जो है 12 साल का लड़का, वो लहना हमेशा उसके बाद से जो है उसे कहता है कि क्या तेरी सगाई हो गई या क्या तेरी कुरमाई हो गई, एक ही बात हुआ। तो वो कहती है धत, भाग जाती है ना। तो इस तरह से जो है। अच्छा, उसके बाद सुनिए, 25 साल बाद युद्ध के मोर्चे पर जाने से पहले लहना सूबेदारनी से मिलता है। एक चीज़ इससे पहले मैं बता दूं, ये बात मैंने नहीं लिखा, बहुत बड़ा हो जाता। तो एक दिन जो है फिर दोनों आपस में जब मिलते हैं, तो लहना सिंह पूछता है कि क्या तेरी कुरमाई हो गई। तो इस पर जो लड़की रहती है होरा, वो कहती है, हाँ मेरी कुरमाई हो गई, मेरी सगाई हो गई, है ना। देखने रहे हो ये सालू, सालू मतलब कहने का ये मतलब है कि उसका जो ओढ़नी रहता है, ओढ़नी, उसी को सालू कहा गया है पंजाबी लैंग्वेज में। देखने रहे हो ये सालू जो मेरा है, ठीक है। उसके बाद वो परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, उदास हो जाता है लहना सिंह, और फिर बड़ा हो ही गया रहता है तब तक, तो वो पुलिस में सिपाही में भर्ती हो जाता है ना। तो 25 साल के बाद क्या होता है, युद्ध के मोर्चे पर जाने से पहले, युद्ध के मोर्चा पर जाने वाला रहता है लहना सिंह, चूंकि जमादार रहता है, तो उससे पहले लहना सूबेदारनी से मिलता है, सूबेदारनी वही लड़की, सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी और वही लड़की। लेकिन उसे उन लोगों को पता नहीं रहता है कि ये पहले हम लोगों का प्रेम था या कौन कौन है सूबेदारनी। सूबेदारनी उसे अपना बचपन याद दिलाती है ना, क्योंकि जब आप सामने जाते हैं तो वो एक दूसरे को पहचान लेते हैं। तो बचपन याद दिलाती है और आंचल फैलाकर भीख मांगती है कि मेरे पति और बेटे की रक्षा करना। कहती है कि जिस तरह से मेरे बचपन में तुमने मुझे तांगा में आने से बचाया था, वैसे ही मेरा बेटा बोधा सिंह और मेरा पति जो हजारा सिंह है, जो कि तुम्हारा जो है सीनियर अधिकारी भी है और जो है सूबेदार है, तो उनकी तुम आंचल फैला लेती है और कहती है वैसे ही तुम रक्षा करना। लहना सिंह युद्ध के मैदान में कड़ाके की ठंड, कीचड़ और गोलियों के बीच खुद को खतरे में डालकर बोधा सिंह और हजारा सिंह को सुरक्षित बचा लेता है ना। और अंत में वह वजीरा सिंह की गोद में प्राण त्याग देता है, क्योंकि उसने कहा था, है ना, क्योंकि उसने कहा था ना कि मेरे पति को और मेरे बेटे को बचाना, तो उसी वादा को वो निभाता है। और वजीरा सिंह के गोद में ही जब वो मरने लगता है, तो उसके मुंह से यही निकलता है, उसने कहा था। इसलिए उस सबको जो है हम बचा लिए, उसके भाव ये है ना।
और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस पाठ में एक जर्मन लेफ्टन साहब रहते हैं, एक जर्मन लेफ्टन रहता है। देखो, जर्मनी से ही युद्ध होता है। किससे युद्ध होता है? जर्मनी से युद्ध होता है, ठीक है। तो एक जर्मन लेफ्टन, यानी कि आप ये लेफ्टन मतलब समझ जाइए क्या होता है लेफ्टन। लेफ्टिनेंट जो होता है ना, लेफ्टिनेंट एक बड़ा अधिकारी है पुलिस विभाग में, फौज विभाग में, उसी को लेफ्टन कहा जाता है। हिंदी में लेफ्टन कहा जाता है लेफ्टिनेंट को। वो जर्मनी का लेफ्टिनेंट क्या होता है? तो वो यहाँ का भारत देश जैसा व्यक्ति एक बन करके, भारतीय लेफ्टिनेंट बन करके जो है वो आ जाता है ना। और सबको जो है इधर उधर का चीज़ सब सिखाने लगता है कि हम ये हैं वो हैं। लेकिन लहना सिंह गेस कर लेता है कि ये भारतीय नहीं हो सकता, ये सिगरेट पीता है, हमारा भारतीय लेफ्टिनेंट ऐसा नहीं हो सकता है कि नहीं। उसको शक होता है और वो कहता क्या है कि आप लोग जो है खंदक से, ट्रेंच से निकल जाओ। खंदक क्या होता है आपको बता दूं, ट्रेंच क्या होता है, खंदक। तो खंदक जो होता है वो फौजी सबका जो क्षेत्र होता है ना, तो वहाँ पर गड्ढा खोदा जाता है, ठीक है। अब कैसा गड्ढा खोदा जाता है? तो बहुत लंबा, बहुत दूर तक फैला हुआ गड्ढा खोदा जाता है ना, जिसकी ऊंचाई लगभग 8 से 9 फीट या 10 फीट भी रहती है, ताकि उसके अंदर में जो खड़ा आदमी हो, सर्पाकार, सांप के आकार का, बहुत दूर तक रहता है गड्ढा खोदा हुआ। खंदक किसे कहते हैं समझिए, ट्रेंच। और 8-9 फीट 10 फीट का जो है नीचे से रहता है, ताकि कोई आदमी उस अंदर में जो यदि खड़ा है तो उसको कोई देख ना सके, है ना। क्योंकि पहले समय में ये खंदक सब बनाए जाते थे, आजकल तो वो जरूरी नहीं पड़ता है। तो दूसरा देश का आदमी यदि क्योंकि एक दूसरे को सामने से देख लेगा तो तुरंत गोली मार देगा, इसलिए पुलिस सब, फौजी सब जो होते थे पहले समय में, जब साइंस का इतना विकास नहीं हुआ था, बॉर्डर ऑर्डर का इतना विकास नहीं था, बॉर्डर ऑर्डर बना हुआ, तो अपने अपने एरिया में क्या करते थे, तो खंदक बना लिया करते थे, वही गड्ढा बहुत दूर तक फैला हुआ, फौजी सब, है ना। और उसमें जो है क्या करते थे, तो वे लोग जो है रहते थे, उसमें कीचड़ रहता था, बहुत तरह का समस्या रहता था, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ों को झेलना पड़ता था। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को और बता देता हूँ मैं कि अब सोएगा कैसे, क्योंकि रात में भी वहीं रहना है, उस खंदक में ही रहना है, उस ट्रेंच में ही रहना है। तो उस खंदक में जो रहते थे, तो इसके लिए वो लोग करते क्या थे, जानिए। खंदक जैसे होता था ना, गड्ढा 8-9 फीट नीचे तक गड्ढा होता था, बहुत दूर तक फैला हुआ। तो उसी में दोनों तरफ जो दीवाल जो रहता, दोनों तरफ दीवाल जो बन जाता था, गड्ढा खोदने पर दोनों तरफ दीवाल बन जाता है, उस दीवाल में भी दोनों तरफ से जो है होल करके, है ना, सोने वोने का व्यवस्था कर लिया जाता था, और कर लिया जाता है, आज भी बहुत स्थितियों में करना पड़ता है। जंगल सब में जो युद्ध वगैरह होता है, बहुत तरह की चीज़ें होती है। तो उस दोनों दीवाल जो बनता है, दोनों बीच में गड्ढा करने के बाद दोनों तरफ जो दीवाल जैसा बन जाता है, उसमें जो छेद करके जो दोनों दीवाल में घर जैसा बना लिया जाता है, उसको बंकर कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब भी आपको जानना जरूरी था, बंकर, खंदक, ये सब टर्म जो है इस चैप्टर में आए हुए हैं। तो वो ठग करके कहता है, वो जर्मन लेफ्टन जो रहता है, जर्मन लेफ्टन जो है वो ठगते हुए कहता है इन लोगों को कि मैं तुम लोगों का लेफ्टिनेंट हूँ, और सिगरेट भी पीता रहता है, उर्दू जो बोलता है वो गलत बोलता रहता है। ये सबसे जो है पता चल जाता है इसको, लहना सिंह को, कि ये झूठ बोल रहा है। वो कहता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो है ना, यहाँ से निकल भागिए, निकल जाइए, कुछ लोग ही यहाँ पर बस रहेंगे। क्यों? ताकि हम जो है बाकी लोग जो भी बचेंगे उसको मार, क्योंकि यहाँ पर कुछ घटना होने वाली है, बम विस्फोट होने वाला है ना। तो कई लोग निकल जाते हैं वहाँ से, है ना, लेकिन लहना सिंह वहाँ रहता है, और सूबेदार हजारा सिंह भी निकल जाता है वहाँ से। लेकिन इसको जब गेस करता है कि ये गलत से आशंका होती, सॉरी, कि शायद ये जो है गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, जर्मन लेफ्टन जो है, ये जर्मन लेफ्टन का भेष बना करके आ गया है ये बंदा। तो वो बोधा सिंह जो है, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा, उसको भेज करके सूबेदार हजारा सिंह को भी बुला लेता है वहीं पर। ये जर्मन लेफ्टन का मुख्य मकसद होता है, जर्मनी का जो सिपाही वो लेफ्टन बन के, लेफ्टिनेंट बन करके इंडिया वाला आ गया था, तो वो इसलिए ऐसा कहता है क्योंकि जब कुछ लोग ही बचेंगे यहाँ पर, तो सबको मार करके, और उतना दूर जो ज़मीन का क्षेत्र है वो हम अपना जर्मनी का बना लेंगे, है कि नहीं। तो इस मकसद से वो ऐसा कहता है, लेकिन उस मकसद को, उसके मंसूबे को चलने नहीं देता है लहना सिंह, है कि नहीं। तो ये चीज़ होता है। तो चलिए, फिर जब लड़ाई होती है काफ़ी, तो इन दोनों को बचाने का काम करता है, और खुद जो है मर जाता है याद में, अपनी प्रेमिका के याद की बातों में, कि इस दोनों को बचाना है ना। तो ये प्रेम, त्याग, बलिदान जो है ना, इसका बहुत बड़ा कहानी है ना, और मील का पत्थर है ये पाठ कहानी के क्षेत्र में, कहानी के क्षेत्र का एक बहुत बड़ा उदाहरण है ये, मील का पत्थर है ये कहानी। आइए अब संपूर्ण क्रांति नामक पाठ पर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। संपूर्ण क्रांति जो है ये एक भाषण है। आपने इससे पहले ध्यान से सुना है कि बातचीत एक निबंध है, और उसने कहा था जो है कहानी है, और संपूर्ण क्रांति क्या है, तो भाषण है। संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण।
इनका जन्म 1902 ईस्वी में और मृत्यु 1979 ईस्वी में हो गया। इनके बचपन का नाम या मूल नाम जो कहिए वो बाउल था, है ना, क्योंकि बचपन में ये मुंह खोल करके हमेशा रहते थे, कटोरा जैसे मुंह लगता था, इसलिए इनको बचपन में हंसी मजाक में लोग बाउल बाउल कहते थे। बाउल में कटोरा होता है, आपको पता होगा। अच्छा, इनका निवास या यूँ कहें कि जन्म भी दोनों ही सिताब दियारा में हुआ था। सिताब दियारा बिहार में ही पड़ता है जगह है। इन्हें मैग्सेसे पुरस्कार 1965 में और भारत रत्न 1998 में दिया गया मरणोपरांत, है ना। इस संपूर्ण क्रांति भाषण में जो पात्र हैं वो जेपी हैं, जयप्रकाश नारायण हैं। जयप्रकाश नारायण को नायक भी कहा जाता है, लोक नायक कहा जाता है। अच्छा, इस पाठ में वो नेहरू जी की चर्चा करते हैं, हाँ, जिन्हें वो बड़ा भाई मानते थे पर उनके नीतियों का विरोध करते थे, उनका जो नियम कायदा था, तौर तरीका, उसका वो विरोध करते थे। इंदिरा गांधी, जिनकी सत्ता के खिलाफ ये आंदोलन किए थे, संपूर्ण क्रांति भाषण जो कि गांधी मैदान पटना में बड़ा ही ऐतिहासिक भाषण रहा है ना। तो उस समय में इंदिरा गांधी जो है भारत की प्रधानमंत्री थी, तो उनके सत्ता के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं वो, क्योंकि इंदिरा गांधी जो है तानाशाही रवैया अख्तियार कर ली थी और लोग कष्ट में थे, लेकिन उन्हें उसका होश नहीं था। और भ्रष्टाचार, महंगाई, गलत शिक्षा नीति, ये सब उन्हें परेशान कर रहा था जयप्रकाश नारायण को। तो इसी संदर्भ में जो है वो भाषण दिए थे, संपूर्ण क्रांति नामक भाषण, जो कि अजर अमर है आज भी। तो सुनिएगा सारांश इसका। 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में जेपी ने, यानी जयप्रकाश नारायण ने, लाखों लोगों की भीड़ के सामने यह ऐतिहासिक भाषण दिया था, जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था उस भाषण में। संपूर्ण क्रांति यानी पूरा आंदोलन होना चाहिए, क्रांति में आंदोलन, पूरा आंदोलन करके रख देंगे। इसलिए पूछेगा कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, तो वो भी जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का भाषण क्या था? संपूर्ण क्रांति क्या था? तो भाषण था। अब भाषण ऑप्शन नहीं रहे तो नारा। तो जिसका अर्थ था, यानी जिसका मकसद था, अर्थ था इस भाषण का, इस आंदोलन का, संपूर्ण क्रांति का, इस भाषण का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन। यानी समाज में परिवर्तन आना चाहिए, आर्थिक पैसे रुपये से लोग में परिवर्तन आना चाहिए, गरीबी नहीं आना चाहिए, राजनीतिक स्थिति भी बदला जाना चाहिए, सांस्कृतिक परिवर्तन। सांस्कृतिक क्या होता है? रहन सहन, खान पीन, चाल ढाल, नाच गान, वेशभूषा जो होता है वो सब व्यवस्थित होना चाहिए, हमारे पूर्वजों के बताए गए रास्ते से होना चाहिए, है ना। पुराने ये पश्चिमी देश वाला नहीं होना चाहिए, इस सब में परिवर्तन हो। इस सब के खिलाफ जो है आवाज़ उठाते हैं, है कि नहीं। जेपी ने, जयप्रकाश नारायण ने भ्रष्टाचार, महंगाई और गलत शिक्षा नीति, आप ही बताइए आज भी हमारा गलत शिक्षा नीति आप जानते हैं? बच्चे को बचपन से ही सिखाना चाहिए कि उद्योग धंधा कैसे किया जाता है ना, उसमें कैसे कैसे रिस्क हो सकते हैं, कैसी चुनौतियां हो सकती है। बच्चे इंटर कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, फिर भी बेरोजगार रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बचपन से शिक्षा का वो व्यवस्था नहीं दिया जाता है कि कैसे लॉस होता है, कैसे प्रॉफिट होता है, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती है जिसका जीवन में कभी यूज भी नहीं होता है। तो ये सब चीज़ बदलना चाहिए, तो उस पर वो आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, बल्कि गलत नीतियों और सिद्धांतों से है। गलत जो तौर तरीका है सरकार की, मनमानी जो है, नीति जो सही नहीं है, शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है, भ्रष्टाचार है, महंगाई आसमान छू रही है, उस पर उनका जो है आवाज़ उठाना था। कहने को हम किसी लोग के दुश्मन नहीं, है कि नहीं। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, बल्कि गलत नीतियों और सिद्धांतों से है। उन्होंने युवाओं को आह्वान किया कि वे केवल चुनाव तक सीमित न रहें, बल्कि एक ऐसी टोली बनाए, खाली चुनाव में इसको वोट देना, उसको वोट देना, उस पर नहीं निर्भर रहिए, बल्कि एक ऐसी टोली बनाए जो सरकार पर अंकुश रख सके, सरकार पर कंट्रोल रख सके, सरकार को डरा कर रखे। यह भाषण भारतीय राजनीति में बदलाव का सबसे बड़ा दस्तावेज माना जाता है। इसके बाद ही, इस भाषण के बाद ही पुलिस जो है इंदिरा गांधी के कारण, इंदिरा गांधी जी को निर्देश दी, लाठी भाजने लगी पूरे पटना में, हर जगह जगह जगह, क्योंकि ये भाषण का इतना बड़ा असर हुआ और आंदोलन का ऐसा असर हुआ कि पूरे भारतवर्ष में लोगों में जो है एक बहुत तरह का बड़ा जागरण आ गया कि हाँ, बात तो सही कह रहा है। और सरकार के खिलाफ सबने आवाज़ उठा दिया था और फिर भारतीय राजनीति में बदलाव हुआ, है ना। उनकी प्रधानमंत्री वाला जो कुर्सी है वो भी चला गया था कुछ समय के लिए, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें, तो छोटे तौर पर बात को यदि समझ गए तो इसको आप कभी भी पूछे तो लिख सकते हैं, चैप्टर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, सब, है कि नहीं। आइए हम चौथे चैप्टर को अब देखेंगे, वो है अर्धनारीश्वर। इस पाठ, ये निबंध है, कौन चैप्टर क्या है वो ध्यान रखना। अर्धनारीश्वर निबंध है, इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म 1908 और मृत्यु 1974 में। आप रामधारी सिंह दिनकर को तो जानते ही हैं। रामधारी सिंह दिनकर को भला कौन नहीं जानेगा। बिहार के बहुत बड़े ऐसे कवि रहे हैं जिसका कि नाम दुनिया भर में बोलता है, दुनिया भर में डंका है इनका, है ना। तो इनको कौन नहीं जानता है रामधारी सिंह दिनकर जी को। तो निवास इनका जो है, या जन्म निवास दोनों ही सिमरिया और बेगूसराय में हुआ है, जो कि बिहार में पड़ता है, आपको पता होगा। सिमरिया, जिसको गंगा काट भी लोग कहते हैं। पुरस्कार, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कौन सी किताब के लिए? तो इनकी एक बड़ी फेमस किताब है संस्कृति के 4 अध्याय, उस किताब के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और उर्वशी पुस्तक के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ये ध्यान रखिएगा, कौन पुस्तक के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला। अच्छा, उसके बाद प्रमुख चर्चा जो है इस पाठ में, जो चर्चा हुई है, भगवान शिव और पार्वती का कल्पित रूप का यहाँ पर बखान किया गया है इस निबंध में। भगवान शिव और पार्वती का एक काल्पनिक रूप, कि जो इंसान है ना, वो उसको भगवान शिव और पार्वती जैसे आधा आधा एक दूसरे में समाये हुए हैं और एक दोनों बने हुए हैं, वैसे ही इंसान को भी होना चाहिए। मैंने क्या, इनका कहने का यह मतलब है इसमें, शिव और पार्वती का कल्पित रूप बताते हुए, या उनका कहने का मकसद है कि स्त्रियों में भी पुरुषों के गुण होने चाहिए और पुरुषों में भी स्त्रियों के कुछ गुण होने चाहिए। यदि स्त्री में समय आने पर पुरुष का गुण ना हो और पुरुष में यदि स्त्रियों के गुण ना हो,
तो दोनों सही मायने में पुरुष या स्त्री नहीं, समझे नहीं। तो ये चीज़ इस पाठ का मुख्य अंग है, क्या समझे। तो सुनिएगा, दिनकर जी ने इस निबंध में पुरुष और स्त्री की समानता पर बल दिया है ना, दोनों का समान अधिकार भी होना चाहिए, ये सभी चीज़ें हैं, है कि नहीं। वे कहते हैं कि नर और नारी एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, नर हो पुरुष या नारी, दोनों एक ही द्रव्य, द्रव्य माने वस्तु, एक ही वस्तु की ढली, एक ही वस्तु से बनी हुई दो मूर्तियां हैं, दो प्रतिमाएं हैं, दो मूर्ति है, दोनों एक ही चीज से बनी है कि नहीं। अर्धनारीश्वर रूप हमें सिखाता है कि पुरुष में नारी का गुण बताया था मैंने, दया, प्रेम, सहिष्णुता, समझते हो, सहिष्णुता मतलब होता है बर्दाश्त करने की क्षमता, तो पुरुष में नारी का गुण जैसे कि दया, प्रेम, सहिष्णुता, बर्दाश्त करने की क्षमता, ये होना चाहिए। और नारी में पुरुष का गुण साहस, पराक्रम होना चाहिए, ये नहीं कि हमेशा डरते ही रहे। लेखक जो है समाज की उस सोच की आलोचना करते हैं इस पाठ में जिसने नारी को केवल कोमलता और पुरुष को कठोरता का प्रतीक बना दिया है। आज भी हमारे समाज में नारी को कोमलता का संकेत माना गया है कि नारी कोमल होती है, वो क्या कर सकती है, उससे बहुत कुछ नहीं होगा, पुरुष को कठोरता, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। वे सबको बराबर होना चाहिए दोनों। वे महाभारत का उदाहरण देते हैं कि यदि कौरव सभा में कृष्ण और दुर्योधन के बीच, जैसे कि कौरव का जो सभा हुआ कि झगड़ा झंझट ना हो, कौरव को कहने के लिए गया भगवान कृष्ण ने कौरव के सबसे बड़े भाई को, दुर्योधन को, कि देखो आप आधा जमीन दे दो पांडव को, जैसे कि आधा उसका होता है, और यदि नहीं देंगे तो 5 गांव ही दे दीजिए, लेकिन वो नहीं ना दिया। तो ये कहा जा रहा है कि इसमें चर्चा की है कि यदि कौरव सभा में कृष्ण और दुर्योधन के बीच संधि वार्ता के समय, संधि जो वार्ता हुआ, बीच में बातचीत हुआ कि क्या करोगे, इस सबको भी दे दो, इसका जो बनता है, तो उस समय यदि नारियां कुंती और गांधारी सक्रिय होती, यानी उस समय में यदि इस पंचायती में, इस पंच काम में, यदि पंच वाले काम में कुंती और गांधारी दोनों तरफ से होती, समझ रहे हैं, जैसे दोनों का बातचीत तो चल ही रहा था, कृष्ण भी थे और एक तरफ कौरव भी था, और आपस में बात हो रही थी कि क्या करना है क्या नहीं। उस बीच में एक तरफ से गांधारी रहती कौरव की तरफ से, इधर से कुंती भी जाती, तो शायद ये युद्ध टल जाता, समझे। तो औरत का वो महत्व है, और आप भी समझ रहे होंगे शायद टल सकता है। वे नारी की पराधीनता के लिए कृषि के आविष्कार को जिम्मेदार मानते हैं। उनका मानना है कि शायद नारी गुलाम जैसे रहने लगी, या नारी को, जो स्त्री को गुलाम बनाकर जो रखना जाना शुरू हो गया, वो शायद तब हुआ है जब कृषि का आविष्कार हुआ। तो कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए पुरुष लोग इन्वॉल्व हो गए, स्त्री लोग जो है खेती के बाद जो है खाना जो होता था वो घर पे बनाने लगे, उसमें लग गए, मेहनत वाला काम पुरुष को पड़ गया, इसलिए पुरुष को उसके बाद ज़्यादा वैल्यू हो गया, स्त्री की वैल्यू घट गई, उनका ये मानना है, ठीक है। लेकिन पुरुष और स्त्री को समानता पर बल दिया है उन्हें कि सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। और नर और नारी जो है एक ही द्रव्य, यानी एक ही वस्तु की ढली, यानी बनी हुई दो प्रतिमाएं, दो मूर्ति, है ना। पुरुष में भी जो है नारी का गुण होना चाहिए, दया, प्रेम, बर्दाश्त करने की क्षमता, नारी में पुरुष का गुण मेनली साहस, पराक्रम, जो है पराक्रम माने बहादुरी, ये सब गुण होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप पाठ का निचोड़ समझ पा रहे हैं, है ना। बढ़ता हुआ हमारा कारवां रोज कहानी की ओर पहुंच रहा है। आइए रोज कहानी को हम जानने की चेष्टा करते हैं। रोज कहानी के लेखक हैं अज्ञेय जी, जिनका जन्म 1911 और मृत्यु 1987 में हुआ। इनका जन्म कसिया में हुआ, जो कि यूपी में पड़ता है, कसिया उत्तर प्रदेश, है कि नहीं। जी हाँ, और आपकी जानकारी के लिए बताता चलूँ कि इन्हें, अज्ञेय जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला हुआ था, है ना। और उनके कौन से पुस्तक के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो आंगन के पार द्वार नामक जो उनकी पुस्तक है, इसी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। ये कोई ऐरो गैरो लेखक नहीं रहे हैं, बहुत बड़े लेखक हैं। कितनी नावों में कितनी बार, ये भी इनकी पुस्तक है। आंगन के पार द्वार कौन लिखे हैं, और कितनी नावों में कितनी बार कौन लिखे हैं? तो अज्ञेय जी ने लिखा है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है इन्हें, इनकी पुस्तक आंगन के पार द्वार और कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ये जो कहानी हम रोज पढ़ने जा रहे हैं, इस रोज कहानी का पहले नाम गैंग्रीन था, बाद में इसका नाम बदल करके रोज रख दिया गया प्यारे बच्चों। तो इसमें जो प्रमुख पात्र हैं चैप्टर में, जो नाम सब है, वो मालती है। मालती इस पाठ की नायिका है, जो अब एक खामोश और निरस जीवन जी रही है, यानी बिना आनंद वाला जीवन जी रही है। अब महेश्वर भी एक पात्र है, ये मालती का पति रहता है और एक सरकारी डॉक्टर है, जो कि रोज यानी कि प्रतिदिन गैंग्रीन के मरीजों का इलाज करता है। यहाँ पर रोज पाठ का मतलब रोज माने डेली का सेंस है ना। वो रोज जो है ना गैंग्रीन के मरीजों का इलाज करता रहता है। गैंग्रीन एक रोग होता है, पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोगों को कांटा वगैरह चुभ जाने से एक विशेष तरह का रोग हो जाता है, जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ता ही रहता है, वो घाव और आगे शरीर में फैलता ही रहता है। और जब वो रोग हो जाता है ना, तो उसका बस एक ही इलाज है कि शरीर के उस हिस्से को काट कर हटा कर फेंक दीजिए, है ना। तो उसी का इलाज, उसी का ऑपरेशन करने वाला वो डॉक्टर रहता है गैंग्रीन रोग का। अच्छा, इसमें एक और पात्र है टीटी। ये मालती का छोटा सा बच्चा रहता है, जो चिड़चिड़ा है, यानी हमेशा रोता रहेगा, कुड़ता रहेगा, और हमेशा चिड़चिड़ाता, हमेशा रोता रहता है। अतिथि, इसमें लेखक जो है, लेखक खुद ही अज्ञेय जी, वो अतिथि है इस पाठ में। लेखक जो है अज्ञेय जी, ये मालती के दूर के भाई हैं, डिस्टेंस वाले भाई हैं, जो उसके जीवन में आए बदलाव को देख रहे हैं, है ना। और मालती के दूर के भाई हैं, लेकिन दोस्त जैसे हैं। आपस में ये दोनों एक दूसरे को सखी कहना पसंद करते हैं, क्योंकि
हैं तो भाई, लेकिन बचपन से खेलते धूपते एक ही साथ रहे थे, इसलिए कहने के नाम के लिए भाई, लेकिन वास्तव में दोस्त ही थे और दूर के भाई भी थे, है ना। तो ये चीज़ है। आइए अब सीधे इसके सारांश को समझते हैं। यह कहानी मध्यम वर्गीय नारी के, मध्यम वर्गीय फैमिली में जो नारी रहती स्त्री, उसके घरेलू अकेलेपन और जड़ता का चित्रण है। घरेलू जिंदगी में वो अकेला अकेला रह जाती है ना। जिंदगी एक ही जगह टिक सी जाती है, उदास मायूस जिंदगी जीती है। एक ही काम रहता है, घर का सब काम काज करना, उसी में सुबह से शाम हो जाता है। उसी को चित्रित करती है ये कहानी, है ना। मालती जो बचपन में बहुत चंचल और पढ़ने लिखने वाली लड़की थी, शादी के बाद एक यंत्र जैसी हो गई, एक मशीन के जैसे हो गई है ना। उसका पूरा दिन रसोई का काम, बर्तन धोने और बच्चे को चुप कराने में बीतता है। उसका पति महेश्वर भी अपने काम में इतना डूबा है कि दोनों के बीच कोई संवाद यानी बातचीत भी नहीं हो पाता है ना। मालती हर घंटे घड़ी देखती रहती है। अब पति तो सुबह सुबह चला जाता है, फिर रात को एकदम आता है। मालती हर घंटे घड़ी देखती है और 11 बजने का इंतजार करती रहती है ताकि उसका दिन खत्म हो सके, है ना। घर का माहौल, माने रात में 11 बजे तक वो जो है 11 घड़ी की टिक को देखती रहती है। घर का माहौल इतना बोझिल है कि लेखक को लगता है जैसे घर पर किसी सांप की छाया, कोई श्राप दे दिया है। यह कहानी नारी के अस्तित्व के मुरझाने की दास्तान है। मध्यम परिवार की जिंदगी कैसी होती है एक स्त्री की, उसको बताती ये कहानी है। और नारी का जो अस्तित्व मुरझाता जा रहा है, हालांकि अब तो बहुत बदला है नारी की जिंदगी, इस कहानी में बहुत पहले की लिखी गई कहानी है। नारी के अस्तित्व जो मुरझा रहे हैं उसकी दास्तान कहती है, नहीं उसकी कहानी बता रही है ये रोज नामक कहानी। आप रोज नाम की कहानी को अब आगे बढ़ना चाहता हूँ रोज से आगे, उससे पहले मैं बता दूं जो अज्ञे जी हैं, इनका बहुत बड़ा नाम है और इनका नाम आप याद रख सकते हैं। इनका नाम सचिदानंद, सचिदानंद है ना, सचिदानंद, ठीक है, हीरानंद, सचिदानंद हीरानंद, इनका नाम सुनिए ध्यान से। इनका नाम जो है सचिदानंद हीरानंद, सचिदानंद हीरानंद याद रखिएगा। और बड़ा नाम है इनका, ध्यान से देखिए मैं बता रहा हूँ। सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय था। सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, अज्ञेय जी का पूरा नाम पूछ देता है तो क्या बोलिएगा, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। हाँ, तो मालती का जो जिंदगी है ना वो कैसा हो गया, एक यंत्र जैसा हो गया, है ना। जैसे मशीन हमेशा चलता रहता है वैसे ही रसोई का काम, बर्तन धोना, बच्चे को चुप करते रहना, पूरे दिन उसी में लगे रहना, कपड़ा धोते रहना, एकदम ऐसा जिंदगी हो गया। पहले जो हंसती खेलती अपने भाई से मिलती थी, अब जब वो आए हैं तो एकदम चुपचाप सी, वो लगता है कि कुछ बोलना चाहेगी लेकिन फिर वो नहीं बोलती है कुछ, एकदम जिंदगी खराब हो गया है। ऐसा हो जाता है कई बार समाज में, आज भी गाँव घर में ऐसी चीज़ें देखी जाती है, क्योंकि महिला को अच्छे तरह से उसका भी जिंदगी है वो सब समझना चाहिए लोगों को। आइए हम 6 चैप्टर, एक लेख और एक पत्र, है ना। ये पत्र है, ऐतिहासिक पत्र है प्यारे बच्चों, ऐतिहासिक पत्र है। ऑप्शन में पूछे कि एक लेख और एक पत्र क्या है, तो बोलेंगे एक ऐतिहासिक पत्र। लेकिन जब ऑप्शन में एक ऐतिहासिक पत्र ना हो तो जवाब में आप लेख दे दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इस पत्र के लेखक जो हैं वो ऐतिहासिक पत्र है ना, तो इसके लेखक कौन है, भगत सिंह। भगत सिंह को कौन नहीं जानता, सरदार भगत सिंह को। 1907 में जन्म और 1931 में इनकी मृत्यु हुई। मूल नाम या बचपन का नाम भगत सिंह का भाग्यवान था। क्या था, भाग्यवान। अच्छा, इनका निवास जो है या जन्म भी दोनों खटकर कला, पंजाब, लाहौर पाकिस्तान में हुआ था, समझे ना। लाहौर पाकिस्तान का जो लाहौर वाला क्षेत्र है, पंजाब है वहाँ भी, जैसे भारत में पंजाब है ना, वहाँ भी है पंजाब। तो खटकर कला गाँव है वहाँ पर पंजाब में, पाकिस्तान वाला पंजाब लाहौर के अंदर पड़ता है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। खटकर कला पंजाब, याद रखिए। इसमें जो प्रमुख पात्र हैं इस पत्र में जिसकी चर्चा है, तो भगत सिंह और सुखदेव, उनके क्रांतिकारी साथी सुखदेव। सुखदेव को भी मार दिया गया था, आपको पता होगा, अंग्रेजों के द्वारा। तो इस पाठ के 2 हिस्से हैं इस लेख में या इस ऐतिहासिक पत्र में, ना। एक ऐतिहासिक लेख या ऐतिहासिक पत्र है, वही जवाब लिखिएगा, समझे ना। वैसे ये मूल रूप से एक ऐतिहासिक पत्र है ना। तो इस लेख में की जगह पर आप एक ऐतिहासिक पत्र लिखिएगा तो और अच्छा हो जाएगा। मैं लिख दिया है लेख में, चलिए लेख भी है चूँकि। इस ऐतिहासिक पत्र में भगत सिंह विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेने की सलाह देते हैं। इस पाठ में जो है ना, भगत सिंह विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि जो विद्यार्थी केवल परीक्षा पास करने के लिए पढ़ते हैं वे देश का भला नहीं कर सकते, है ना। राजनीति को समझना छात्रों का कर्तव्य है। पत्रखंड में उन्होंने सुखदेव को आत्महत्या के विरुद्ध समझाया है ना। सुखदेव जो होता है, उनका जो दोस्त रहता है, वास्तव में आत्महत्या करना चाहता है, बहुत परेशान हो गया रहता है ना। उसी को समझाते हुए ये जो है ना पत्र लिखे हैं। पत्र भी है और लेख भी है ये, लेकिन मूल रूप से एक ऐतिहासिक पत्र है। ऐतिहासिक पत्र नहीं दिया हो तो लेख दे दीजिएगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन में पूछे तो। जब सुखदेव जेल की यातनाओं से यानी कष्ट से थक कर आत्महत्या का विचार कर रहे थे, तब भगत सिंह ने लिखा कि आत्महत्या एक घृणित अपराध, घृणा करने योग्य अपराध और पूर्णतः कायरता है, पूरी डरपोकपन है, जिंदगी जीने से डर गए, इसलिए डरपोकपन में मर रहे हो। उन्होंने कहा कि विपत्ति इंसान को पूर्ण बनाती है। कष्ट जो है ना, जब इंसान पर आती है तो वो इंसान को पूर्ण बनाती है और बढ़िया बनाती है। और एक क्रांतिकारी का उद्देश्य हंसते हंसते देश के लिए फांसी चूमना होना चाहिए, ना कि छिप कर जान देना, समझ गए। तो यही इस पाठ का मर्म है, निचोड़ है। आइए अब हम 7वें पाठ को देखने जा रहे हैं। 7वां पाठ है
ओ सदा निरा, ध्यान से देखिए, ओ सदा निरा क्या है, तो एक यात्रा वृत्तांत है। और जब ऑप्शन में यात्रा वृत्तांत नहीं दिया हो, जैसे पूछता है ना कि ओ सदा निरा साहित्य की कौन सी विधा है, तो 4 ऑप्शन में आप दे दीजिए यात्रा वृत्तांत, यानी यात्रा से की यादों से जुड़ी हुई बात। जब यात्रा वृत्तांत ऑप्शन नहीं हो तो निबंध दे दीजिएगा, समझे, लेकिन पहले यात्रा वृत्तांत ऑप्शन को चुनिएगा। चलिए, तो ओ सदा निरा के जो लेखक हैं वो हैं हमारे जगदीश चंद्र माथुर। आप लोगों को बताता चलूं कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 1917 और मृत्यु 1978 में हुआ था। इनका जन्म खुर्जा यूपी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। इन्हें पुरस्कार के तौर पर कालिदास सम्मान मिला हुआ है, ठीक है। इस ओ सदा निरा यात्रा वृत्तांत जो है, इसमें प्रमुख जो पात्र हैं, प्रमुख जो चर्चा है जिस पर, वो गंडक नदी की चर्चा है, पुंडलिक जी की चर्चा है जो कि एक निडर शिक्षक रहते हैं, और साथ में गांधी जी के बारे में इसमें चर्चा है इस पाठ में, ठीक है। कौन कौन, तो गंडक नदी, पुंडलिक जी और गांधी जी, ठीक है। आइए अब इस पाठ के भी निचोड़ को हम लोग समझने की चेष्टा करते हैं। यह पाठ गंडक नदी, जिस गंडक नदी को इस पाठ में सदा निरा कहा गया है, ओ सदा निरा यानी ओ गंडक नदी, यह पाठ गंडक नदी को साक्षी मानकर, गवाह मानकर चंपारण की संस्कृति और इतिहास का वर्णन करता है। पाठ में गंडक नदी को बताते हुए, गंडक नदी को क्या बताया गया इस पाठ में, सदा यानी हमेशा वैसा पानी जो हमेशा बहता है, निर्वंश होता पानी, सदा निरा हमेशा बहने वाली पानी। और आपको पता होगा चंपारण में जो है गंडक नदी बहती है। तो ये पाठ गंडक नदी को मानकर चंपारण की संस्कृति और इतिहास का वर्णन करता है। चंपारण कैसा रहा है, कैसा नहीं रहा है, संस्कृति को बता रहा है। लेखक बताते हैं कि पेड़ों के कटने से गंडक नदी अब उग्र हो गई है। पेड़ सब जो काट दिए गए इंसान अपने ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए, उससे अब नदी में बाढ़ उठ गंडक नदी में बहुत ज़्यादा आने लगा है, बहुत गुस्सा हो गई है। यहाँ नील की खेती करने वाले अंग्रेज किसानों पर बहुत जुल्म करते थे। ये भी बताते हैं कि यहाँ पर क्या होता था पहले ज़माने में, कि नील की खेती करने वाले जो अंग्रेज होते थे, करवाने वाले अंग्रेज जो होते थे, लोगों को कहते थे कि खेती करो नील का, किसानों पर बहुत जुल्म करते थे। गांधी जी के आने से चंपारण में बदलाव आया। और आपको पता होगा गांधी जी का जो आंदोलन शुरू हुआ अंग्रेज के खिलाफ, वो चंपारण से ही शुरू हुआ था, पश्चिमी चंपारण से। तो वही सब बताते हैं इसमें। तो गांधी जी के आने से चंपारण में बदलाव आया। विशेष रूप से पुंडलिक जी का जिक्र है इस पाठ में, है ना, सदा निरा, जिन्हें गांधी जी ने भितिहरवा आश्रम में बच्चों को पढ़ाने और लोगों को निडर बनाने के लिए भेजा था। तो पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा आश्रम अभी भी है, आप जा सकते हैं। गांधी जी का बहुत सारा उसमें चीज़ें बन है, दिया हुआ है, संग्रहालय बन गया है वो। भितिहरवा आश्रम में बच्चों को पढ़ाने के लिए, लोग को निडर बनाने के लिए, अंग्रेज से मत डरो, इसके लिए वो रखे हुए थे। किसको, पुंडलिक जी को। पुंडलिक जी ने चंपारण के लोगों को सिखाया कि स्वाभिमान से कैसे जिया जाता है ना, अपना देश है, इससे डरना क्या, अपना अभिमान, अपना घमंड बना के रखो और इस तरह से जियो। यह पाठ प्रकृति के विनाश और इतिहास की क्रूरता दोनों को दर्शाता है। इस पाठ में प्रकृति के जो विनाश है, प्रकृति का यानी पेड़ पौधे, जीव जंतु, भगवान के द्वारा बनाए गए तमाम चीज़ हैं, उसको प्रकृति कहा जाता है। प्रकृति का विनाश, जैसे पेड़ पौधे सबको काटा गया, इसलिए गंडक नदी भी जो है उग्र हो गई, तो प्रकृति का विनाश ही ना किया गया, तो उसके बारे में भी चर्चा है। और इतिहास की क्रूरता, अंग्रेज लोगों ने कैसे क्या कष्ट दिया हम लोगों को, उस क्रूरता दोनों को दर्शाती हुई है पाठ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ उस सदा निरा के बारे में आपने कुछ समझा होगा। आपसे जैसे पूछूं कि गांधी जी ने भितिहरवा आश्रम में किन्हें नियुक्त किया था, तो पुंडलिक जी। पुंडलिक जी कौन थे, तो कहिएगा गांधी जी के द्वारा भेजे गए शिक्षक, जिन्हें कि भितिहरवा आश्रम में बच्चों को पढ़ाने और लोगों को निडर बनाने के लिए डाला गया था। पुंडलिक जी ने चंपारण के लोगों को सिखाया कि स्वाभिमान से कैसे जिया जाता है ना। सदा निरा पाठ के बारे में सारांश कहना होगा तो इस पॉइंट को आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिपाही की माँ, ये एक एकांकी है। साहित्य की कौन सी विधा है सिपाही की माँ, एकांकी है। प्यारे बच्चों, इसके लेखक हैं इस एकांकी के मोहन राकेश। एक आदमी है, दो आदमी मत समझ लीजिएगा। सिपाही की माँ पाठ के लेखक कौन है, मोहन राकेश। इनका जन्म 1925 और निधन 1972 में हुआ। इनका मूल नाम या बचपन का नाम पूछे तो बोलिएगा मदन मोहन गुगलानी। इनका नाम क्या था बचपन का, मदन मोहन गुगलानी इनका जो है नाम था बच्चों, ठीक है, बचपन में, है ना। चलिए अब इसके बाद इन्हें पुरस्कार जो मिला है वो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको मिला है। इस पाठ के जो प्रमुख पात्र हैं इस एकांकी के, वो एक बिस्नी है जो एक गरीब माँ है, सिपाही की माँ। तो गरीब माँ जो रहती है सिपाही की, उसका नाम क्या रहता है, बिस्नी, जिसकी पूरी दुनिया उसका बेटा मानक है, क्योंकि पति नहीं रहता है, उसका बेटा मानक ही उसकी पूरी दुनिया है। और एक मुन्नी है, वो बिस्नी की 14 साल की बेटी रहती है, जिसकी शादी की चिंता सबको है। और मानक जो है वो बिस्नी का बेटा है, जो बर्मा द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने गया है ना। द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए वो बर्मा चला गया है ना, अंग्रेजों के द्वारा भेजा गया। अंग्रेज ना शासन करते थे उस जमाने में। तो वो कुंती भी एक पात्र है, वो पड़ोसन है इस सब की, जो अक्सर मुन्नी की शादी की बातें करती रहती है, क्यों नहीं शादी कर देते हैं अपने बेटी का, ये सब। विस्तृत सारांश को थोड़ा सा समझिए। बिस्नी और मुन्नी मानक को चिट्ठी का बेसब्री से इंतजार कर रही है। बिस्नी और मुन्नी मानक की चिट्ठी का बेसब्री से इंतजार कर, बिस्नी जो माँ है और मुन्नी जो बहन है मानक की, और बिस्नी की जो बेटी है, वो मानक जो है उसकी चिट्ठी का बेसब्री से इंतजार कर रही है कि बर्मा से कब चिट्ठी लिखेगा, क्योंकि मुन्नी की शादी के लिए पैसों की जरूरत है। मानक लड़ाई पर गया है बर्मा, जहाँ से लौटना मुश्किल है अभी। एकांकी में एक स्वप्न दृश्य है जहाँ मानक घायल अवस्था में अपनी माँ के पास आता है। इसमें एक सपना दिखाया गया है जिसमें क्या होता है, घायल अवस्था में अपनी माँ के पास आता है मानक, और एक दुश्मन सिपाही उसे मारना चाहता है ना। वहाँ पर जब आता है तो बिस्नी उस दुश्मन को भी अपना बेटा मानकर उसे रोकने की कोशिश करती है,
क्योंकि वह सिपाही भी किसी माँ का बेटा है ना। कौन मरेगा कौन नहीं, ये चीज़। यह एकांकी युद्ध के बीच ममता की वैश्विक जीत को दिखाती है। यह जो एकांकी है इसमें युद्ध को तो दिखाया गया है, लेकिन इससे सीखने को यह मिल रहा है कि ममता, माँ की जो ममता होती है वो विश्व भर में माँ होती है। वो ममता की जीत को दिखाया गया है ना। माँ का ममत्व जो है तो उसकी जीत को दिखाया गया है। और युद्ध की निरर्थकता पर प्रहार करती है। युद्ध जो है ना वो बेकार चीज़ होती है, ये अच्छी चीज़ नहीं होती है, इससे कुछ मिलता नहीं है, उस पर भी जोर डालती है ये पाठ। चिट्ठी डाकिया जब आता है तो मुन्नी जो है भाग भाग करके जाती है डाकिया के पास कि मेरे भाई का कहीं पत्र आया होगा, देख लें ना। द्वितीय विश्व युद्ध पर जो है ये लिखी गई एकांकी है, द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित। ठीक है, आइए अब अगला पाठ हम देखते हैं, प्रगीत और समाज, एक निबंध है। लेखक नामवर सिंह, इनका जन्म 1927 और मृत्यु 2019 में हुआ था। इनका निवास वाराणसी रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। पुरस्कार इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें भी मिला है। जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वो सब ध्यान रखना पड़ता है। तो नामवर सिंह जो हैं प्रगीत और समाज के लेखक, जो कि निबंध है वही, तो इन्हें कविता के नए प्रतिमान जो इनकी रचना है इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इसका आइए सीधे सारांश समझते हैं। तो सारांश बाबू ये है कि नामवर सिंह इस निबंध में स्पष्ट करते हैं कि प्रगीत क्या होता है, यानी वैसी कविता जिसको गीत की तरह गाया जाए उस कविता को प्रगीत कहते हैं। इस निबंध में स्पष्ट करते हैं कि प्रगीत केवल अकेलेपन की अभिव्यक्ति नहीं है, यानी अकेले में लोग उसको व्यक्त कर ले, गीत जैसे कोई कविता को गुनगुना ले, वो नहीं है प्रगीत। वे तर्क देते हैं कि श्रेष्ठ कविता वही है, सुंदर गीत कविता वही है जिसमें स्व यानी अपना और समाज दोनों का दर्द हो। अच्छी कविता उसे मानी जाएगी, अच्छी गीत कविता या अच्छी कविता उसे मानी जाएगी। प्रगीत एक गीत कविता होता है, कविता को ही कहते हैं प्रगीत, जिसको गीत की तरह गाया जा सके उस कविता को प्रगीत कहते हैं। तो वो कह रहे हैं नामवर सिंह कि उस कविता वो अच्छी है जिसमें जो है श्रेष्ठ कविता, जिसमें कि अपना भी चर्चा हो, अपना कैसे अच्छे हो उस पर भी जोर डाला जाए, और समाज का भी दर्द हो। अपना भी दर्द का इजहार करिए, अपनी भी समस्याओं को बताइए, और दोनों माने कि समाज के बारे में ना, दोनों। वे मुक्तिबोध और त्रिलोचन जैसे कवियों का उदाहरण देते हैं। इनका उदाहरण देते हैं मुक्तिबोध और त्रिलोचन जैसे कवि का। उनका मानना है कि जब कवि समाज की समस्याओं को अपनी व्यक्तिगत पीड़ा बनाकर लिखता है, जब समाज में क्या परेशानी है उसको कवि जब खुद पर बीतता हुआ जब लिखता है, तभी वह कविता समाज पर असर डालती है ना। तब समाज में एक आंदोलन जैसा होता है, क्योंकि कवि तो बड़े प्रिय होते हैं लोगों के, पहले होते थे, अभी ये पता नहीं चलेगा क्योंकि अब तो दुनिया बदल गई है। नहीं तो पहले कवि का बहुत बड़ा स्थान होता था, एक्टर के जितने स्थान होते हैं उससे भी बड़े कवि किसी समय में जो है कवियों का स्थान होता था, उनकी लोकप्रियता होती थी, है ना। तो वो अपने पर जब लेकर के समाज की समस्या को बताएंगे तो कविता समाज पर असर डालेगी। यह पाठ आधुनिक कविता और समाज के गहरे रिश्ते को समझाता है। आधुनिक कविता जो अभी लिखी जा रही है, जो उतने अच्छे नहीं हो रही है, और समाज का गहरा रिश्ता कैसे बना सकता है कविता, तो आधुनिक कविता और समाज के गहरे रिश्ते उसमें कैसे होना चाहिए। जब कवि अपने आप में दुख को दिखाते हुए बताएंगे तो समाज के गहरे रिश्ते बनेंगे आधुनिक कविता में, तो उसको समझाता है ये प्रगीत कविता। ठीक है, आइए 10वां पाठ है जूठन। जूठन पाठ को हम देखते हैं। ये आत्मकथा है। इसके लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। इनका जन्म 1950 और मृत्यु 2013 में हुआ। निवास इनका जो है बड़ला मुजफ्फरनगर रहा है। बड़ला मुजफ्फरनगर ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है बॉस। पुरस्कार इन्हें डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार किन्हें मिला है, तो जूठन आत्मकथा के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को। जूठन क्या है, साहित्य की कौन सी विधा है, कहानी, नाटक, आत्मकथा, निबंध। प्यारे बच्चों, आत्मकथा है, ध्यान रखिएगा, है ना। आइए, प्रमुख पात्र इसमें जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि खुद है, जिनका नाम ओम प्रकाश है। इसमें लेखक खुद जो बचपन के अपमान को सहते हैं, चूंकि जातिगत हिसाब से देखा जाए तो वो छोटे जाति में जन्म लिए, और इस हिसाब से उन्हें बचपन में अपमान सहना पड़ता है, गरीबी भी रहती है। इसमें एक और पात्र है कलीराम। ये स्कूल का क्रूर हेडमास्टर है। जिस स्कूल में ओम प्रकाश पढ़ रहे होते हैं वाल्मीकि, उसके क्रूर हेडमास्टर की भी चर्चा है, जो लेखक से झाड़ू लगवाता रहता है। लेखक के पिता जिन्होंने हेडमास्टर का डट कर मुकाबला किया, जो परेशान करता है लेखक को, ओम प्रकाश को। तो इस सब पर चर्चा है इस आत्मकथा में, है कि नहीं। आइए देखते हैं इसकी छोटी सी सारांश को समझ लेते हैं। यह दलित जीवन के शोषण की एक दर्दनाक दास्तान है। यह जो आत्मकथा है ना, ये दलित जीवन, जो छोटे जाति के लोग जो जिसको कहते हैं आजकल, तो अब वो चीज़ नहीं रहा, लेकिन फिर भी दलित जीवन जो है, छोटे जाति का जीवन जो होता है, उसमें जो शोषण जो होती है, शोषण की जाती थी पहले समय में, उसकी एक दर्दनाक दास्तान, दर्दनाक कहानी बयां करती है ये आत्मकथा। लेखक बताते हैं कि कैसे उन्हें स्कूल में पढ़ने के बजाय झाड़ू लगानी पड़ती थी, और समाज उन्हें केवल शादियों की जूठन खाने के लायक समझता था, है ना। जूठन सब जो गिर जाता था उसको जो है वो उठा के ले जाया करते थे, भोज सबका, है ना। पानी सब डाल दिया जाता था खाना के बाद, तो उसको सूखा करके खाया करते थे। ये थी लेखक की सच्ची कहानी है, ये उनकी सच्ची आत्मकथा है, अपने जीवन पर आधारित है। एक दिन जब लेखक के पिता ने उन्हें स्कूल में झाड़ू लगाते देखा तो वे फूट फूट कर रोने लगे,
और हेडमास्टर को ललकारते हुए कहा, यह लड़का यहीं पढ़ेगा। लेखक ने गरीबी और अपमान के बावजूद शिक्षा प्राप्त की और यह साबित किया कि शिक्षा ही आत्मसम्मान यानी अपने आप पर सम्मान और पहचान पाने का एकमात्र हथियार है। ये भी साबित किया। तो आप निचोड़ समझ रहे हैं, उम्मीद करता हूँ सारे पाठ का। मैं पूरे 13 पाठ को लेकर आया हूँ आपके लिए। 11 नंबर पाठ है हंसते हुए मेरा अकेलापन। प्यारे बच्चों, ये डायरी साहित्य की कौन सी विधा? डायरी। इसके लेखक है मलियज साहब। ठीक है, मलियज का मूल नाम जो था या बचपन का नाम भरत जी श्रीवास्तव था। इनका जन्म आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ है। ठीक है, आइए इसकी सारांश को भी हम देख ही लेते हैं। यह मलियज की डायरी के अंश है। मलियज ने जो डायरी लिखा था उसी का हिस्सा है ये हंसते हुए मेरा अकेलापन। जो उनके अकेलेपन, जब बीमार थे मलियज जी और रचनात्मक संघर्ष, रचना सब कर रहे थे, किताब सब लिख रहे थे, उसमें संघर्ष उनको आ रहा था, फिर भी जिंदगी दुख भरा ही था, उस सबको दिखाता है। लेखक के अनुसार डायरी लिखना स्वयं से साक्षात्कार करने जैसा है। क्या स्वयं से बात करना है डायरी लिखना, समझ गए? तो डायरी लिखना इतना इंपॉर्टेंट है। आजकल के लोग नहीं समझ सकते हैं, मोबाइल की दुनिया का जो जनजी बच्चे हैं, अल्फा बच्चे जो 2012 के बाद के आएंगे, वो सब इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि डायरी लिखना कैसे अपने आप से बात करना है। मैं अपने जीवन के बारे में बताता हूँ। मैं जब अपना टीचिंग करियर शुरू किया था तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी शुरू में। खाना पीना नहीं खा पाता था, पैसे नहीं रहते थे, रेंट नहीं भर पाता था। तो डायरी लिखता था कि अब से ऐसे करना है, ये कपड़ा को साफ पहनना है, ऐसे सफाई रखना है, हर चीज़ का पढ़ाई बहुत ढंग से बच्चों को एकदम दम लगा करवाना है ना। तो इससे क्या होता था, मनोबल बढ़ जाता था और कष्ट जितनी ज़िंदगी की थी मन में आ रही वो सब दूर हो जाता था। और जब मेहनत करते थे तो आगे बढ़ते थे, फिर कुछ ही दिन में आगे बढ़ जाते थे, प्रोग्रेस कर जाते थे। तो डायरी लिखना अपने आप से बात करना है और ये बहुत बड़ी चीज़ है। वे खेत खलिहान, मौसम और आसपास के लोगों के माध्यम से जीवन के दर्शन को समझाते हैं। इसमें पाठ में वो खेत की बात करते हैं, खलिहान की बात करते हैं, मौसम, आसपास के लोग को बताते हैं। इससे जीवन कैसा होता है वो बताने की कोशिश करते हैं इस पाठ में, इस डायरी के माध्यम से, है ना। वे मानते हैं कि एक कलाकार के लिए एकांत जरूरी है। कोई भी कलाकार है, चाहे लेखक हो या गायक हो, कोई भी हो, उसके लिए एकांत होना जरूरी है। या शिक्षक हो, उसको एकांत समय मिलना चाहिए। यदि एकांत समय किसी कार को नहीं मिलेगा तो वो बहुत आगे जीवन में बढ़ नहीं सकता है ना। लेकिन वह समाज से कटा हुआ नहीं होना चाहिए। एकांत समय तो मिलना चाहिए, लेकिन वो समाज से भी कट के नहीं रहे, समाज से भी उसे जुड़ के रहना चाहिए। डायरी के माध्यम से वे अपने डर और मृत्यु की वास्तविकता को स्वीकार करते हैं। इस डायरी के माध्यम से वे जिंदगी के जो उनके डर हैं और मृत्यु है, मृत्यु का भी जो डर है उस सबको भी वो रखने की कोशिश की है। आइए अब हम 12वें पाठ को देखते हैं, तिरिच पाठ को। प्यारे बच्चों, तिरिच एक कहानी है और ये लेखक इसके हैं उदय प्रकाश, जिनका जन्म 1952 ईस्वी में हुआ था। इनका निवास सीतापुर रहा है, मध्य प्रदेश। ठीक है, पुरस्कार इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है मोहनदास नाम की इनकी रचना के लिए। अच्छा, तिरिच कहानी में जो प्रमुख पात्र हैं वो कौन कौन है सुनिए। लेखक के पिता हैं जिनका नाम रहता है मास्टर राम स्वार्थ प्रसाद, याद रखिएगा। उदय प्रकाश के पिता का नाम राम स्वार्थ प्रसाद, एक सीधे साधे इंसान जो शहर की क्रूरता का शिकार होते हैं। थानू रहता है जो लेखक का दोस्त है, जो तिरिच के बारे में अंधविश्वास बताता है, सबको कहता है कि तिरिच के काटने से क्या होता है, तिरिच को देखने से क्या होता है, ये सब चीज़। और इसके अलावा इसमें तिरिच है। तिरिच क्या होता है? तो एक विषैला जो है छिपकली के प्रजाति का एक बड़ा सा जानवर होता है ना, जो कहानी में डर का प्रतीक है। ये क्या है? कहानी में डर का प्रतीक है ना। आइए, यह कहानी जादुई यथार्थवाद पर आधारित है। ये जो कहानी है एक जो है जादुई यथार्थवाद, एक जादुई सच्चाई, जादू जैसी सच्चाई जो है वास्तव में लेकिन सच नहीं है, जादुई सच्चाई पर आधारित है ना, जादुई यथार्थ पर आधारित है। ये जादुई यथार्थवाद क्या हुआ? जादुई यथार्थवाद माने हुआ कि एक मन को लुभा देने वाली, है ना, मन को किसी भी तरह से अपनी ओर आकर्षित कर लेने वाली वो चीज़ जो कि वास्तव में सच नहीं है। जादुई यथार्थवाद, झूठ का यथार्थवाद, झूठ की सच्चाई पर आधारित है ये, है ना, सच वास्तव में सच नहीं है। तो इसमें एक कहानी में तिरिच एक विषैला जंतु है जिसको कि सनगोई वगैरह भी कहते हैं, कुछ जगह पर विस्खापर कहते हैं, कहता है कि फूंक देगा तो इंसान मर जाता है, कुछ ऐसा कहता है ना, वही तिरिच की बात हो रही है। तो तिरिच एक विषैला जंतु है जिसके काटने से मृत्यु मानी जाती है लोगों के बीच में। लेखक के पिता को तिरिच काट लेता है, लेकिन असली तिरिच वह शहर है जहाँ वे इलाज के लिए जाते हैं। शहर की क्या स्थिति है उसी को बताती हुई कहानी है, समझे ना। लेकिन असली तिरिच कौन है? वह शहर है जहाँ वे इलाज के लिए जाते हैं। शहर की भीड़ और पुलिस उन्हें पागल समझकर पत्थरों से मारकर उनकी हत्या कर देते हैं, है ना। लेखक यह संदेश देते हैं कि आज का आधुनिक समाज तिरिच के जहर से भी ज़्यादा खतरनाक और संवेदनहीन हो चुका है। किसी को काट लिया है और लोग जो है उसको पागल समझकर पत्थर से मारकर उसको हत्या कर रहे हैं। बताइए समाज कैसा खराब हो गया है, कितना बड़ा अंधविश्वास है लोगों में तिरिच काटने के प्रति रहा है। खैर कहानी ये बहुत पुरानी है, लेकिन इस पूरे कहानी का मर्म यही है, छोटा सा सारांश। आइए अब शिक्षा नामक संभाषण, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण संभाषण है। साहित्य की कौन सी विधा है? शिक्षा संभाषण, इसको देखते हैं।
तो शिक्षा पाठ के लेखक जे कृष्णमूर्ति हैं, जिनका जन्म 1895 और मृत्यु 1986 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इनका निवास स्थान और जन्म जो कहिए सब मदनपल्ली, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहाँ। इन्हें उपाधियाँ जो मिली है, इन्हें विश्व शिक्षक भी कहा जाता है और महामनीषी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। कृष्णमूर्ति जी कहते हैं शिक्षा पाठ में कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली हमें केवल रटना और नौकरी पाना सिखाती है। शिक्षा का असली उद्देश्य मनुष्य को स्वतंत्र बनाना और जीवन के विशाल रहस्य को समझना है कि इंसान अपने पैर पर खड़ा हो जाए, नौकरी नहीं, दूसरे का नौकर बनना नहीं, अपने पैर पर खड़ा, स्वतंत्र बने रहे, जो मन उसको करे, है ना। जीवन क्या है सच मायने में उसे समझाए तो शिक्षा है, उनका ये कहना है। वे जोर देकर कहते हैं कि जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती। मान लीजिए जहाँ डर का परिवेश होगा तो वहाँ पर बुद्धि कैसे बढ़ेगा, इंसान कैसे तेज बनेगा, कैसे जानकार होगा। यदि हम समाज या असफलता से डरेंगे तो हम कभी सत्य की खोज नहीं कर पाएंगे, है ना। सत्य की खोज या शिक्षा हम तभी प्राप्त कर पाएंगे जब समाज या असफलता से बिना डरे हुए मेहनत करेंगे। सच्ची शिक्षा वह है जो हमें बचपन से ही एक निडर वातावरण प्रदान करे, डर नाम की चीज़ नहीं रहे, ताकि हम अपनी बुद्धि का पूर्ण विकास कर सकें। इंसान जब डर जाता है तो बुद्धि का सही से विकास नहीं कर पाता है और एक नए प्रेमपूर्ण समाज का निर्माण कर सके। जब हम अच्छे बन जाएंगे, अच्छे से शिक्षा बुद्धि प्राप्त कर लेंगे तो हम अच्छा समाज को बना सकते हैं, प्रेमपूर्ण समाज बना सकते हैं। तो यही इस पाठ का जो है निचोड़ है। उम्मीद करता हूँ आपने पूरे 13 पाठ के बारे में जानकारी को इकट्ठा किया होगा। इस वीडियो को आप बार बार देखें और आप लोग मुझे बताएं मेरे नंबर पे कि आपको यदि ये चीज़ अच्छी लगी तो इसका आप जो है हमारा ये PDF भी ले सकते हैं, एक बार आप इसको देख सकते हैं। बाकी समझने में जो दिक्कत हो, मैंने इसे बढ़िया से समझाया है, उसको आप जो है कर सकते हैं, इससे तैयारी आप कर सकते हैं। इसका पूरा निचोड़ है और मैक्सिमम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का इसमें जवाब है। ठीक है, मेरे WhatsApp नंबर आपको मालूम होंगे 8789396210। ठीक है, तो इस पर जो है हमारा ये नोट्स है ना, मेरी अपनी बनाई हुई नोट्स है, इसको आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही अच्छा काम कर जाएगा, है ना। इसमें पूरा निचोड़ है पाठ का। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर भी मैं जल्दी आ रहा हूँ। उसमें पूरे 2900 चैप्टर रहेंगे। कोशिश करूँगा कि कविता का भी मैं ले आऊँ, फिर व्याकरण और ग्रामर चलाऊँगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।